अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिशवाली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़िदनी इल्मा वबिज़िदनी इल्मा वबिज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। एपीवी एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का सवाल है हमारे पास। समर 2025 का पेपर मार्च चल रहा है। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेंगे जी। रिक्वायरमेंट में हमसे क्या कह रहे हैं? रिक्वायरमेंट में हमसे कह रहे हैं, देख लीजिएगा प्लीज रिक्वायरमेंट को। रिक्वायरमेंट में हमसे कह रहे हैं कि using the APV of the proposed investment, recommend whether the board should approve the project। 17 मार्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, बड़ा सवाल है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं? उसके बाद हमसे कह रहे हैं इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द अर्निंग्स पर शेयर फिगर्स ओवर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द गियरिंग रेशियो। अर्निंग पर शेयर फिगर्स ओवर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द गियरिंग रेशियो। तो 17 और 8 25 मार्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर को एंड करने के लिए। स्टार्ट करते हैं बात को। ठीक है जी। एपीवी से रिलेटेड अगेन दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि बेस केस एनपीवी निकाली जाती है और फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स जो है यूज किए जाते हैं। बेस केस एनपीवी के लिए डिस्काउंट फैक्टर क्या यूज होता है? चैट के थ्रू बता दें जो लोग लाइव में आए हुए हैं। बेस केस एनपीवी में हम डिस्काउंट फैक्टर क्या यूज करते हैं? चैट के थ्रू बता दीजिए मुझे। शाबाश। बेस केस एनपीवी निकालते हुए जो हमारा डिस्काउंट फैक्टर होता है वो थोड़ा स्पेशल होता है। वो वैक का नहीं होता है, वो वैक का नहीं होता है, वो कुछ और होता है, वो कुछ और होता है। वो कुछ और क्या होता है? वेरी गुड जैन। पूरी बात करनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एज्यूमिंग व्हाट? एज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो होता है मगर एज्यूमिंग अनगियर्ड कंपनी, एज्यूमिंग अनगियर्ड कंपनी, क्योंकि गियरिंग का इम्पैक्ट, डेट का इम्पैक्ट सरमत बाद में उसको अलग से इनकॉर्पोरेट किया जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स के थ्रू। ठीक है जी। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी होंगी। सवाल पढ़ लेते हैं शुरू से। क्या कह रहे हैं? स्टील को पाकिस्तान, स्टील को पाकिस्तान, SPL is a steel manufacturing company based in Karachi. The company produces steel that is used by shipbuilding industry in the manufacture of ships. अभी हम क्या करते हैं? अभी हम स्टील बनाते हैं। हम स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और किसके लिए बनाते हैं? शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए बनाते हैं। तो कुछ बातें हम लिख लेते हैं। ठीक है जी। स्टील को पाक हमारा नाम है। अगेन ये डेटा हमें सिर्फ इन्वॉल्व कर रहा है सिनेरियो में। ठीक है जी। और प्रोड्यूसेस स्टील फॉर शिप इंडस्ट्री, शिप इंडस्ट्री के लिए बनाते हैं। आगे चलते हैं जी। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। अच्छा, इसको बुलेट में लिख लेते हैं ताकि ये कि थोड़ा सा। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं, क्या फरमाया जा रहा है? आगे हमसे कहा जा रहा है द बोर्ड वुड लाइक टू डाइवर्सिफाई एंड प्रोड्यूस स्टील दैट कैन बी यूज बाय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अब वो चाह रहे हैं यार, इतनी दुनिया में बिल्डिंगें बन रही हैं, हमारे शहर में बिल्डिंगें बन रही हैं, तो क्यों ना इसको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाए। ठीक है जी। नाउ हम इसको क्या करना चाह रहे हैं? हम इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं नाउ डाइवर्सिफाई टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी। एक नई इंडस्ट्री हमने सोचा है, इसको टारगेट किया जाए। ठीक है जी। ये बात हो गई। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं इनिशियल फाइनेंशियल प्रोजेक्शन इंडिकेट दैट द न्यू प्रोडक्ट स्ट्रीम विल बी प्रॉफिटेबल बट यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रोवाइड एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द कैश फ्लो, टैक्स, इन्फ्लेशन एंड डिस्काउंट रेट टू रिकमेंड इफ द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द बोर्ड। बोर्ड ने एक्सेप्ट करना है नहीं करना, ये आपकी माहिराना राय के बेसिस पर फैसला किया जाएगा। प्रोजेक्ट कैश फ्लो जी बहुत आसान सा सवाल है। द प्रोजेक्ट विल रिक्वायर एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 6,000 मिलियन इन सितंबर 2025 जस्ट बिफोर इट्स ईयर एंड 30 सितंबर। अच्छा यार, ये थोड़ा सा इसमें ना एक स्पेशल ट्रीटमेंट है जो कि आई गेस 2024 में या 2023 में, आई गेस 2023 में एग्जामिनर ने करवाया था। 2024 में शायद इतना देखने को नहीं आया, मगर 2023 में देखने को मिला था। अब ये 2025 में वापस वही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर में बात करूंगा ये क्या ट्रीटमेंट है और सही किया हुआ एग्जामिनर ने। हम ये इतना लिख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है सितंबर 2025 में जस्ट बिफोर ईयर एंड। जस्ट बिफोर ईयर एंड, इसकी वजह से एक छोटा सा चेंज आएगा। ठीक है, जो कि हमें समझ में आना चाहिए। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं द इन्वेस्टमेंट कॉम्प्राइज 1,000 मिलियन विच इज नॉट एलिजिबल फॉर टैक्स रिलीफ। ऐसी बात हमने कल भी कहीं देखी थी, क्वेश्चन नंबर 4 जब आप सॉल्व कर रहे थे।
and rupees 5,000 million which relates to plant machinery and will be eligible for tax allowable depreciation at 15% on a reducing balance basis। इन्वेस्टमेंट जो 6,000 मिलियन की हो रही है तो टैक्स एलिजिबल जो है ना, टैक्स डेप्रिसिएशन होगी किस पे? एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, रिड्यूसिंग बैलेंस। ठीक है जी, बुलेट पॉइंट हमारी अपनी आसानी के लिए। और हमसे क्या कह रहे हैं आगे? हमसे कह रहे हैं कि एस एल पी एल विल बी एबल टू क्लेम द टैक्स रिलीफ अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग ऑपरेशन एंड देयर फॉर द रिलीफ विल बी ऑब्टेन्ड इन द ईयर ऑफ एक्सपेंडिचर। ये सेकंड हिंट है सवाल में, जो स्पेशल ट्रीटमेंट मुझे कराना है उसका सेकंड हिंट है। दूसरा हिंट क्या है कि रिलीफ विल बी ऑब्टेन इन द ईयर ऑफ एक्सपेंडिचर, जिस साल आप खर्चा करते हो उसी साल रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा एक बात का जवाब दें, चले मैं सस्पेंस ब्रेक कर देता हूँ। ये 6,000 का मिलियन हमारे इस फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है, अगर हमारा साल खत्म होता है 30 सितंबर को, या अगले फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है? मेरे सवाल का जवाब दें। इस फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है या अगले फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है? ख्याल रहे फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 30 सितंबर को। ख्याल रहे फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 30 नंबर को। यार पार्टिसिपेट करेंगे, देखें मजा नहीं आएगा वरना। आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या ये 30 सितंबर से पहले वाले ईयर में फॉल कर रहा है या 30 सितंबर के बाद वाले में फॉल कर रहा है? ये जवाब दे दें प्लीज। क्या कहते हैं जी? ये जो अभी हमने खर्चा किया है 5,000 मिलियन का, 6,000 मिलियन का, बिफोर दिसंबर सितंबर किया है ना? बिल्कुल सही का, बिफोर हो रहा है। सही कह रहे हैं जैन, सही कह रहे हैं मोहम्मद हसन। तो अब मुझे बताएं इसका डेप्यूटेशन क्लेम कब होगा? क्लेम आज होगा यानी कि इस साल होगा या अगले साल होगा? ये जो डेबिशन क्लेम होगा इस लाइन के रोशनी में, ये ये डेबिशन क्लेम मैं जो करूंगा इसका पहले साल मतलब पहला डेबिशन क्लेम करूंगा वो इसी साल हो जाएगा या अगले साल होगा? जवाब दे दीजिए। हमने खर्चा किया है बिफोर ईयर एंड, बिफोर ईयर एंड, साल खत्म होने से पहले। और वो कह रहे हैं जिस साल खर्चा होगा, नहीं जैन नहीं, ये चेंज है सवाल में। क्या कह रहे हैं? देयर फॉर रिलीफ विल बी ऑब्टेन्ड इन द ईयर ऑफ एक्सपेंडिचर। ईयर मींस टैक्स ईयर, टैक्स ईयर। ये किस टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है? ये करंट टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है। एग्री करेंगे? देखो बात समझ आ रही है? अभी सितंबर है, शायद इस वजह से कंफ्यूजन हो रही है। अगर ये दिसंबर होता या जून होता तो शायद इतनी हमें बात नहीं करनी पड़ती। अगर लेट से 2 मिनट के लिए मान लो हमारा दिसंबर में साल खत्म होता है, कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं मिसाल के तौर पे, 2 मिनट के लिए मान लें, और अगर हमने कोई खर्चा दिसंबर में किया यानी कि 31 दिसंबर के होने से पहले किया है, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ एग्जाम्पल को समझाने के लिए, तो अगर 31 दिसंबर से पहले अगर हमने कोई खर्चा किया है तो उसका डेफिनेशन हम 31 दिसंबर को, चूंकि एसेट मौजूद था, हम क्लेम कर सकते हैं। अच्छा एक सवाल है, किसमें ज्यादा फायदा है? आम हालात में मेरा बिजनेस 31 दिसंबर को एंड होता है, इसको छोड़ रहे हैं सवाल को, मैं इसी साल से डेप्यूटेशन क्लेम करना शुरू कर दूं, वो ज्यादा बेनिफिशियल है मेरे लिए? प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल सवाल कर रहा हूं। या अगले साल से डेप्यूटेशन क्लेम किया जाए वो ज्यादा बेनिफिशियल है? क्या चीज ज्यादा बेनिफिशियल है? इस साल से डेप्यूटेशन क्लेम किया जाए वो ज्यादा बेनिफिशियल है या अगले साल से डेप्यूटेशन क्लेम किया जाए वो ज्यादा बेनिफिशियल है? प्रैक्टिकली बताएं क्या लगता है? नहीं 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 नहीं, जैन उल्टा बोल रहे हैं। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें ना यार, लेकिन लाइव में लोग आए हुए हैं, आप पार्टिसिपेट नहीं करें, गलत बता दें मसला नहीं है यार, मगर सोचे जरूर। देखें ये बातें नहीं सोचेंगे तो पेपर में कैसे थॉट आएगा? ये आपको अपने आप से सवाल करने पड़ेंगे ना यार पेपर में। बिल्कुल करंट से एडवांटेज मिलेगा। क्यों? क्यों करंट से एडवांटेज मिलेगा? उसकी वजह ये कि ज्यादा डेबिशन क्लेम हो जाएगा, जल्दी डेबिशन क्लेम हो जाएगा, जल्दी बेनिफिट मिल जाएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से अगर हम पहला बेनिफिट एक साल बाद लेंगे तो उस वक्त तो पैसे की वैल्यू कम हो गई होगी, अगर हम आज ही ले लेंगे तो पैसे की वैल्यू आज थोड़ी ज्यादा है। तो इस वजह से हमें ज्यादा बेनिफिट होता है अगर हम फॉरेन डेप्रिसिएशन का क्लेम ले लें। देखिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, यूजुअली हम डेप्रिसिएशन का क्लेम ईयर 1 से लेते हैं, ईयर 1 2 3 4 5। मगर यहाँ पे चूंकि उसने दो बातें की हैं कि एक तो ये जानबूझ के लिखा कि हमने सितंबर में ले लिया जो कि बिफोर बिफोर ईयर एंड है, और दूसरा ये भी बोल दिया कि जिस साल खर्चा होगा उस साल आप क्लेम कर सकते हो, विल बी ऑब्टेन इन द ईयर ऑफ एक्सपेंडिचर। तो इस वजह से इस केस में डेप्रिसिएशन जो है ना, फ्रॉम ईयर 1, ईयर 0 सॉरी, इन ईयर ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। डेफिनेशन को इस दफा में ईयर 0 से लिखना होगा, ये बात मैंने कहा मैं आपको बताऊं।
क्लियर है बात? पूछ लें भाई, चैट के थ्रू पूछ लें, रिकॉर्डिंग वाले हजरात मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, मगर लाइव वाले हजरात मुझसे अभी पूछे ना, क्योंकि 30 सितंबर से पहले ये हाल खत्म होने के पहले हुआ ना, तो इसलिए थोड़ा चेंज है, ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है, मगर 12 लाख में पता होना चाहिए। द प्लांट मशीनरी विल बी सोल्ड फॉर 1,000 मिलियन एट दी प्राइस लेवल एट दैट टाइम। अच्छा, एट दी प्राइस लेवल एट दैट टाइम का क्या मतलब है? क्या इसको इन्फ्लेट करके एयर 5 लेवल तक ले जाना होगा? ये ऑलरेडी ये एयर 5 लेवल तक है। प्लीज देखिए, पार्टिसिपेट करें यार। ये 1,000 मिलियन जो स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, रेसिडुअल वैल्यू दी हुई है, वो कह रहा है एट प्राइस लेवल एट दैट टाइम आफ्टर 5 इयर्स। क्या इसको इन्फ्लेट करना चाहिए, या ऑलरेडी ये इन्फ्लेटेड है, ऑलरेडी ये एडजस्टेड है? जवाब दीजिए। जी जी जैन, वो तो सही हो गया, अभी इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। स्क्रैप वैल्यू के बारे में क्या लगता है, क्या इसको भी हमें इन्फ्लेट करना चाहिए 5 साल बाद तक पहुंचाने के लिए, या ये ऑलरेडी पहुंचा हुआ है बहुत? हाँ, बहुत पहुंचा हुआ ही है, या इसको पहुंचाना पड़ेगा एयर 5 लेवल तक? क्या लग रहा है आपको? ये एग्जामिनर कमेंट में लिखा हुआ था बच्चों से, ये भी गलत हो गया, हालांकि ये गलत होना नहीं चाहिए था। नहीं, डिफ्लेटेड नहीं है भाई, इन्फ्लेटेड है ऑलरेडी, एट द प्राइस लेवल एट दैट टाइम। एट दैट टाइम मीन उस वक्त का प्राइस लेवल पे है, यानी कि ये ऑलरेडी एयर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ऑलरेडी 5 साल बाद के लेवल को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है ऑलरेडी इस पे इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन जो भी था, प्राइस एडजस्टमेंट वो लग चुका है एट दैट टाइम। करंट प्राइस नहीं कह रहा है, एट दैट टाइम, उस वक्त का, जिस वक्त बेचा जाएगा उस वक्त का। ठीक है, आगे चलते हैं। तो स्क्रैप वैल्यू दी हुई है। अच्छा, और अगर एक सवाल है, एक सवाल है मेरा, ऐसी जनरल सवाल है, इस सवाल से हट गया, अगर कुछ नहीं लिखता ये ब्रैकेट में, तो हम इसको क्या एज्यूम करते हैं? क्या हम इसको इन्फ्लेट करते नहीं करते? ये बात मुझसे लोग क्वेरी पूछते भी हैं पर्सनल क्वेरीज में, तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ। आप लोगों से मेरा सवाल है कि अगर कुछ नहीं लिखा होता, बस ये लिखा होता रेसिडुअल वैल्यू 1,000 मिलियन है, बस कोई ब्रैकेट में बात नहीं लिखी होती, फिर क्या किया जाता? क्या इसे इन्फ्लेट किया जाता, या इसको एज इट इज रख दिया जाता? ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ यार, अगर नहीं ब्रैकेट हो तो क्या होगा? क्या होगा हमें पता होना चाहिए भाई, हमने इतने सारे सवाल कर लिए प्रैक्टिस में। सही कह रहे हैं जैन, आप बाकी लोग भी ट्राई करें। अगर कुछ मेंशन नहीं होता ब्रैकेट में, तो भी हम एज इट इज इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि ये ऑलरेडी गिवन है। बिल्कुल बिल्कुल, अनलेस वो खुद नहीं कहते कि करंट प्राइस लेवल पे बोल्ड करके लिखता है करंट 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 करंट, तो करंट जब तक नहीं लिखा होगा तब तक हम खुद से इन्फ्लेट नहीं करेंगे। ठीक है भाई, आवाज समझ आ गई होगी। आगे ना, बैलेंसिंग अलाउंस और चार्ज विल अराइज ऑन सेल, यार ये लॉस ऑन डिस्पोजल गेन ऑन डिस्पोजल की बात कह रहा है। आप इस लाइन से परेशान नहीं हुआ करो, ये एसीसीए की टर्मिनोलॉजी है और आईसीडब्ल्यू की टर्मिनोलॉजी है, आप इससे परेशान ना हो। एफपीएल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पज ऑन द सेम बेसिस फॉर टैक्स। ठीक है जी। रेसिडुअल वैल्यू 1,000 मिलियन आफ्टर 5 ईयर्स, ये हमने इन्फॉर्मेशन में लिख दिया अपने पास, ताकि हम भूलें नहीं चीज़ों को। अच्छा, आगे हमसे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं द बोर्ड ऑन एक्सपेक्ट टू सेल 15,000 टन ऑफ स्टील टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कस्टमर इन द फर्स्ट ईयर विद अ वॉल्यूम इंक्रीज बाय 5,000 टन फॉर ईच सब्सीक्वेंट ईयर। यानी कि 15 से 5 बढ़ जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 के बाद और बढ़ जाएगा, सब्सीक्वेंट ईयर में 25 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इस तरह से हमें रिकॉर्ड करना होगा। ईच टन वुड कॉस्ट ऑन एवरेज 120,000 टू प्रोड्यूस एंड वुड बी सोल्ड फॉर 215,000। इन एडिशन देयर वुड बी इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट ऑफ 200 मिलियन ईच ईयर। दीज फिगर डू नॉट इंक्लूड इन्फ्लेशन। अच्छा, अब मुझे बताएं इस लाइन के बाद क्या लग रहा है? इन्फ्लेशन जो हमें लगाना है 5%, 6%, 2%, ये एयर 1 से लगाना है या एयर 2 से लगाना है? छोटी छोटी बातें यार, मगर ये एग्जामिनर कमेंट में आज भी लिखा हुआ है कि लोग गड़बड़ कर देते हैं। जवाब दें। इन्फ्लेट कब से करेंगे यार? गलती नहीं कर देना यार। बताओ तो सही, जब तक बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा गलती करे नहीं करे। बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं लाइव में, मगर चैट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। हसन सही कह रहे हैं, जैन सही कह रहे हैं, और लोग पार्टिसिपेट करें जो लाइव में है, शाबाश। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और आप भी बताएं, बाकी लोग भी बताएं, शाबाश। इन्फ्लेट कब से करना है भैया? एयर 1 से या 2 से? जब लिख दिया डो नॉट इंक्लूड इन्फ्लेशन, तो फिर इसका मतलब है एयर 1 से करना होगा। हाँ, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो ऐसा लग रहा था, वुड बी, वुड बी से लग रहा था शायद हमें एयर 1 का फिगर गिवन है और एयर 2 से इन्फ्लेट करना है, शायद वुड बी से हम धोखा खा लेते। मगर अगली लाइन जो लिखी है इसको हमें प्रायोरिटी देनी होगी कि इसमें इन्फ्लेशन चूंकि 1 रुपए का शामिल नहीं है। सरमत, बात समझ आ रही है आपको? सरमत, क्लियर है बात हमें? हमाद शाह, क्लियर है आपको बात? ठीक है, तो हमें एयर 1 से इन्फ्लेट करना है। वेरी नाइस। अच्छा ठीक है जी, वॉल्यूम आपको बता दिया है, इसको भी कहीं लिख लेते हैं ताकि भूलें नहीं हम।
ठीक है जी, इन्फ्लेट। यार ये आईकैप के सॉफ्टवेयर में इतना तो होना चाहिए कि स्पेलिंग मिस्टेक हो तो पता चल जाए यार, मतलब क्या बोले बंदा। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट फ्रॉम ईयर में। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, आगे क्या कह रहे हैं, आगे हमसे कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड मस्ट बी सफिशिएंट टू कवर 10% ऑफ द फॉलोइंग ईयर सेल। मुझे लग नहीं रहा अभी तक सवाल में कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल बात आई है। ठीक है, जो बातें हैं जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट विदल के या एपीवी के आम सवालों में हमने देखे हैं, बल्कि इससे मुश्किल मुश्किल सवाल देख चुके हैं। 10% ऑफ सेल्स जो है वर्किंग कैपिटल होगा। आगे चलते हैं, फॉलोइंग मंथ सेल्स यू शुड एज्यूम द प्रोजेक्ट इज लास्ट फॉर 5 ईयर्स। सही है, कैपिटल स्ट्रक्चर न्यू फाइनेंस। ठीक है, फॉलोइंग सेल्स, फॉलोइंग मतलब नेक्स्ट ईयर सेल्स। अच्छा, आगे कैपिटल स्ट्रक्चर बता दिया गया है। 6,000 मिलियन द कंपनी प्लान टू फाइनेंस द न्यू प्रोजेक्ट बाय इंक्रीजिंग बोरोइंग, कॉन्सिक्वेंटली 6,000 मिलियन नेट ऑफ इशू कॉस्ट विल बी रेज बाय एन इशू ऑफ 15% डिबेंचर। अच्छा, नेट ऑफ इशू कॉस्ट का मतलब है कि इशू कॉस्ट नेट हो चुकी है, नेट मीन्स माइनस हो चुकी है, नेट मीन्स एडजस्ट हो चुकी है। तो हमें 6,000 मिलियन चाहिए था, ये कहीं लिखा हुआ है, ये देखिए हमने पहले से आइडेंटिफाई किया था। 15% डेट के थ्रू फाइनेंस करेंगे। नेट ऑफ इशू कॉस्ट, ठीक है। और आगे कह रहे हैं द डिवेंचर विल बी सिक्योर्ड ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी, नोट दैट द न्यू डिवेंचर विल बी इशूड एट द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग डिवेंचर, दैट इज 105% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको आगे जाके बड़ी आसानी होगी। ये लाइन मिस नहीं करिएगा कि हमने जो नए डिवेंचर इशू किए हैं वो मार्केट वैल्यू पे किए हैं, यानी कि 105 पर 100 पे किए हैं। ठीक है, नीचे देख भी लेते हैं, डिवेंचर की मार्केट वैल्यू दी हुई नहीं है खैर, पर डिवेंचर कितने का है, बट वैसे आपको ये ध्यान में रखना है कि महंगा इशू हुआ है डिवेंचर। क्योंकि इंटरेस्ट जो पे होता है मार्केट वैल्यू पे होता है या पार वैल्यू पे होता है। जो कूपन रेट लगता है, जो इंटरेस्ट लगता है, वो मार्केट वैल्यू पे लगता है या या उस पे पार वैल्यू पे लगता है। जवाब दें चैट के थ्रू। बिल्कुल सही, मोहम्मद अमार शेख सही कह रहे हैं जैन। पार वैल्यू पता होनी चाहिए ना, जब तक पार वैल्यू नहीं पता होगी। 105% ऑफ पार वैल्यू। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कह रहे हैं, डिबेंचर इशू हो गया, सही है, 105% पे सही है, और इशू कॉस्ट 1% है, नीचे कहीं लिखा हुआ था वो हमने देख लिया। इशू कॉस्ट आर नॉट टैक्सेबल। अच्छा, ये बात इंपॉर्टेंट है, इशू कॉस्ट नॉट टैक्सेबल, इस पर टैक्स सेविंग नहीं आएगी। नो टैक्स सेविंग ऑन इशू कॉस्ट नॉर्मली आती है, मगर इससे मना कर दिया तो इसकी बात माननी पड़ेगी, ये नहीं हम अपनी चलानी शुरू करना। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अच्छा, आगे चलते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इक्विटी डेट वगैरह दिया। एडिशनल द फॉलोइंग मार्केट इन्फॉर्मेशन बीन प्रोवाइडेड बाय बोर्ड टू हेल्प विद योर एनालिसिस। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है, पता नहीं क्या क्या दे दिया। एसपीएल का इक्विटी बीटा दे दिया 1.27, डेट बीटा नहीं है, जिंदगी आसान हो गई, आपकी जिंदगी आसान हो गई। इंडस्ट्री एवरेज बीटा दे दिया, शिप बिल्डिंग का 1.42 और कंस्ट्रक्शन का 1.83। एक चीज़ और भी लोगों ने गलती की, इसको देख के मेरे भी जहन में एक चीज़ आ रही थी मगर वो नहीं अप्लाई हो गया। मार्केट वैल्यू शेयर की 900 है, डिबेंचर की 105% ऊपर बता चुका है, वैसे यहाँ वापस बता दिए। ईपीएस बता दिया अदर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सेकंड पार्ट में ईपीएस निकालना है तो इसलिए इसने अभी बता दिया कि ईपीएस 340 चल रहा है अभी हमारा, प्रोजेक्टेड है इस साल का 30 नवंबर 2025 का। कॉर्पोरेट टैक्स 29% है, मार्केट रेट 21% है, रिस्क रेटेड आर एफ बाई जो है 12% है। नोट एज्यूम दैट द एसेट बीटा ऑफ स्टील इंडस्ट्री फॉर शिप बिल्डिंग एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आर ऑलमोस्ट सेम। एसेट बीटा ऑफ स्टील इंडस्ट्री फॉर शिप बिल्डिंग एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आर ऑलमोस्ट सेम। एसेट बीटा चाहे आप स्टील इंडस्ट्री का निकालें, शिप बिल्डिंग का निकालें, किसी का भी निकालें, वो सेम ही है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से भी अगेन हमारी चीज़ें कुछ आसान हो गई हैं। यूजिंग एपीवी ऑफ द प्रपोज इन्वेस्टमेंट रिकमेंड वेदर द बोर्ड शुड अप्रूव द प्रोजेक्ट। ठीक है जी, अब क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। मेरे ख्याल से कैश फ्लो तो बड़े आसान है, सादा है। कैश फ्लो तो बहुत आसान से है ना, ये रहा। क्वांटिटी भी पता है, प्राइस भी पता है, सेलिंग प्राइस भी पता है, कॉस्ट भी पता है, इन्फ्लेशन के रेट भी पता है, सही है ना, फिक्स कॉस्ट भी पता है, डेप्रिसिएशन भी पता है। 15% डेप्रिसिएशन है 5 ईयर्स पे। मेरे ख्याल से वर्किंग कैपिटल भी नीचे बता दिया है यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से तो कैश फ्लो बनाना कोई मसला ही नहीं है ना।
एक चीज मेरे ख्याल से गिवन नहीं है मुझे, वो डिस्काउंट फैक्टर के ही होना चाहिए। के ही मुझे कहीं नजर नहीं आया। टेबल वापस देख लेते हैं, इसमें बीटा दिया हुआ है, रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है, मार्केट रिटर्न दिया हुआ है, लग नहीं रहा इसने के ही दिया हुआ है ना, के ही नहीं दिया हुआ, के ही जिस तक डिस्काउंटिंग करनी है वो नहीं दिया हुआ। तो मैं डिस्काउंट रेट से स्टार्ट कर लेता हूँ, बाकी तो मुझे लग रहा है स्ट्रक्चर बहुत आसानी से बन जाएगा इंशाल्लाह। तो फॉर्मूला क्या होता है के का? कंप्यूटेशनल डिस्काउंटेड रेट से मैं डायरेक्ट भी शुरू कर सकता हूँ, आप चाहें तो पेपर में आप आसान चीज़ से स्टार्ट कर लें, मगर मैं चाह नहीं रहा आसान चीज़ से स्टार्ट करें। अच्छा, अनगियर्ड कंपनी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एसिड बीटा। अच्छा, एक बात का जवाब दें, ये इंडस्ट्री एवरेज बीटा यूज़ करेंगे या हम अपना बीटा यूज़ करेंगे? इंडस्ट्री का बीटा यूज़ करें, हम अपना बीटा यूज़ करें? जवाब दें, एसपीएल हम है ना। क्या हम अपना बीटा यूज़ कर लें 1.27 या इंडस्ट्री का बीटा यूज़ करें 1.42 और 1.83? जवाब दें जल्दी से यार, जवाब दें। देखिए ये वो वसवसे हैं जो पेपर में आएंगे, आपको जो ख्यालात हैं जो पेपर में आएंगे। हाँ जी। हसन कह रहे हैं इंडस्ट्री का यूज़ कर लें, बाकी लोग क्या कहते हैं? अपना यूज़ कर लें, मगर अपना यूज़, अच्छा इंडस्ट्री का यूज़ कर सकते हैं, मगर इंडस्ट्री में मसला ये है कि तो एवरेज है ना, और दोनों इंडस्ट्री का बताया हुआ है। अच्छा, फिर हम अपना यूज़ करते हैं तो अपने में ही मसला है, अपने में क्या मसला है? अच्छा, उसूली तौर पे फाइनेंस कौन रेस करे? फाइनेंस हम रेस करें, हम रेस करें, यस। यस। यस, हम रेस करें, तो हमें अपना यूज़ कर लेना चाहिए। और नीचे लिखा हुआ भी है कि एसिड बीटा जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग का आ रहा है वो ऑलमोस्ट सेम ही है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का है। तो हम पहले हम अपने को प्रायोरिटी देते हैं। हाँ, अगर हमारा डेटा अवेलेबल नहीं होता था, जैसे कुछ सवालों में हुआ है प्रैक्टिस के दौरान कि हमें हमारा डेटा अवेलेबल नहीं था सही तरीके से, हमें अपना डेटा पता ही नहीं था, हमारे पास डेटा अवेलेबल ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो फिर हम ये करते हैं कि इंडस्ट्री एवरेज पे जाते हैं। बट अगर हमारे पास हमारा डेटा अवेलेबल है तो हम उसको फॉलो करें। मगर मसला है, क्या ये 1.27 बीटा इस्तेमाल हो सकता है तो ये इक्विटी बीटा ही, क्या ये 1.27 इस्तेमाल हो सकता है? फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं के का। के का फॉर्मूला क्या था? आर एफ प्लस बीटा, आर एम माइनस आर एफ। तो मार्केट रेट ही पता है, वो भी पता है, जल्दी बताएं, जवाब दें यार, देखें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ना, वरना मजा नहीं आएगा। क्या लग रहा है आपको? हाँ जी। एक मिनट, कुछ हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं ना। जी। नहीं, डेट फ्री बीटा है तो इसको यूज नहीं कर सकते, डेट फ्री का मसला नहीं है। मोहम्मद हसन, डेट फ्री का क्या मसला है? डेट फ्री तो अच्छी बात है, वरना पूरा फॉर्मूला होता था एसिड बीटा इज इक्वल टू इक्विटी बीटा इंटू ई अपॉन ई प्लस डी वन माइनस टी, प्लस डेट बीटा इंटू डी वन माइनस टी अपॉन ई प्लस डी वन माइनस टी। तो वो जो फुल फ्लेज फॉर्मूले का पार्ट था ना, दूसरा वाला पार्ट, वो नहीं इस्तेमाल करना होगा। अच्छा, इस बीटा में खामी है, बुराई है, ये बीटा में मसला क्या है? ये बीटा में मसला ये है कि ये बीटा जो है हमारा, ये गियर्ड है ना, इक्विटी बीटा के अंदर फाइनेंशियल रिस्क भी होता है। तो हमें अपने बीटा को, वेरी गुड, किसी ने बिल्कुल सही कहा, किसी ने बिल्कुल सही कहा, जहन ने बिल्कुल सही कहा कि हमें अनगियर करना चाहिए, डी गियर करना चाहिए। कैसे करेंगे ताकि ये एसिड बीटा आ जाए, और एसिड बीटा आ जाएगा तो अनगियर्ड कंपनी का बीटा आ जाएगा, और वो फिर इस्तेमाल हो जाएगा हमारे डिस्काउंट फैक्टर में। तो बीटा के लिए हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा, हम एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला था? बीटा एसिड बीटा इक्विटी इंटू ई अपॉन ई प्लस डी वन माइनस टी। ठीक है जी, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें हमें क्या क्या पता है? हमें ई और डी नहीं पता ना। ई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी होती है, निकाल सकते हैं। हाँ जी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लें, नीचे कर देते हैं। डिस्काउंट फैक्टर में थोड़ी सी मेहनत है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, स्ट्रक्चर तो बहुत ही आसान है।
नंबर ऑफ शेयर निकाल लेंगे। नंबर ऑफ शेयर निकाल लेंगे, मार्केट वैल्यू इक्विटी निकालनी है तो नंबर ऑफ शेयर निकाल लेंगे। 8,000 मिलियन डिवाइड बाय 100, एक शेयर की पावर वैल्यू 100 है। तो ये निकालने के लिए हमें पहले नंबर ऑफ शेयर निकालने चाहिए। 80 मिलियन शेयर्स। तो ई कितना हो जाएगा, मार्केट वैल्यू इक्विटी? 80 मिलियन शेयर्स इंटू शेयर प्राइस कितनी है, नीचे शेयर प्राइस बताइए। 900। 90 पर शेयर कितना हो गया? ठीक है जी। 900 है ना, सॉरी 90 नहीं, 900। ठीक है जी, बात समझ आई। हाँ भाई डन है। मार्केट वैल्यू इक्विटी हमने निकाली। अच्छा आगे चलते हैं। डी इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। कितना है जी, 40,000 डिवेंचर है और 105% है। 105 डिवाइड बाई 100 कर लूँ। ठीक है ना। 105% का मतलब क्या है कि अगर 1,000 रुपए की नॉमिनल वैल्यू है तो तो एक 1050 मार्केट वैल्यू होगी। ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आप 40,000 को डिवाइड कर लो 1,000 से, तो नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएंगे। और फिर मल्टीप्लाई कर लो 1,050 से। 1,050 कैसे आया कि 1,000 का 105%। 1,000 का 105%, देखो दोनों तरीके हैं। आपकी मर्जी, आप लंबे तरीके से चलना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं डिवाइड करके पहले डिवेंचर निकालवा देता हूँ। सही है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम ये करें कि हम ये ना करें जो अभी आपके सामने है। हम ये ना करें, हम ये करें कि डायरेक्ट 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 इस पे 105% लगा दें। क्या आसान लग रहा है? मगर लॉजिक समझ आ रही है कि ये बताया कि नॉमिनल वैल्यू जो बैलेंस शीट में आती है वो नॉमिनल वैल्यू है। बैलेंस शीट में कितनी आ रही है, बैलेंस शीट में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 40,000 आ रही है, तो इससे तो बड़ी होगी फिगर। कितनी बड़ी होगी फिगर? नीचे बता दिया उसने, 105%। पेपर में टाइम बचा है, आप इस तरह चलना चाहते हो डिवाइड बाय 1,000 वगैरह करके, आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं है। डिवाइड बाय 1,000 कर लोगे, कितने डिवेंचर आ जाएंगे? 40 डिवेंचर आ जाएंगे, 40 डिवेंचर आ जाएंगे, उसको फिर मल्टीप्लाई कर लो 1050 से। ठीक है। तो डायरेक्ट हम 105 डिवाइड बाई 100 कर लेते हैं, कितना आ रहा है? 42,000। चलो अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट कर लेंगे ऊपर, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। बीटा इक्विटी 1.27 है, सही है। उसकी जगह 1.27 आ जाएगा। इक्विटी की जगह जो है 72,000 आ जाएगा। चलें जी सॉल्व कर लें। क्या आ रहा है बीटा से? 0.898। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। के ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा। तो रिस्क फ्री रेट कितना था? 12%। मार्केट रेट 21%। जी कितना और के? ऑलमोस्ट 20% आ रहा है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है।
आई विल क्लियर टिल दिस पॉइंट। इसको भी कहीं मैं नोट कर लेता हूँ। ठीक है जी, डिस्काउंटेड आ गया, अब सुकून से मेरे ख्याल से हम जो है ना बाकी का काम शुरू कर सकते हैं स्ट्रक्चर वगैरह बनाने में। आई डोंट थिंक कि वो इतना मुश्किल होगा हमारे लिए। ठीक है जी, 20% हो गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई सवाल? अब हम स्ट्रक्चर पे आ जाएं। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? एयर जीरो, 1 2 3 4 5। ठीक है जी। तो टैक्सेबल कैश फ्लो, अच्छा पहले हम वो कर लेते हैं यार, वो क्या कहते हैं उसे, यार वो पहले क्वांटिटी वगैरह लिख लेना, वो थोड़ा डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना, क्योंकि क्वांटिटी अलग है, प्राइस अलग है। तो पहले वॉल्यूम लिख लेते हैं। 15,000 टन है ना पहले साल। फिर ये बढ़ जाएगा 5-5 हज़ार से। फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं अच्छे से। अच्छा, सेलिंग प्राइस के बारे में क्या कह रहे हैं? सेलिंग प्राइस जो है ना वो पहले साल कितनी होगी? सेलिंग प्राइस 215,000 है। मगर ये बढ़ेगी ईयर वन से, पहले साल से ही बढ़ जाएगी 5% से, ये बात हो चुकी है। 1.05 की पावर वन, ये पावर वन यहाँ से कर लें। ठीक है ना, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चीजें चेंज होती रहेंगी ऑटोमेटिकली। ये भी सेलिंग प्राइस लिख रहा हूँ। ये क्या हो गया इसको? ठीक है जी। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट भी लिख लें। रेवेन्यू कितना हो जाएगा? फिर पहले रेवेन्यू फाइनल कर लेते हैं, अगर मिलियन में लिखना है तो। इसको मल्टीप्लाई कर लें इससे, वो डिवाइड बाय 1 मिलियन। मिलियन कॉमन लेना है ना। ठीक है ना, मिलियन कॉमन लेना है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी? ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान सी बात है। वेरिएबल कॉस्ट थी पर यूनिट हमारे पास 1,20,000। कॉस्ट ऑन एवरेज 120,000, जो कि वो कह रहे हैं बढ़ेगी कितने परसेंट? 6% से कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी। अच्छा, यहाँ पे ना ये पावर में यहाँ से लगवा रहा हूँ ताकि गड़बड़ ना हो। आगे के सालों में देखें खुद ब खुद वो टू टू का इम्पैक्ट आ गया ना। फॉर्मूले में ऐसा कर दिया, टू का इम्पैक्ट आ गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको पेपर टेक्निक बता रहा हूँ, सेलिंग प्राइस पे आप लिख भी दें। कितना? 215,000। 5% इंक्रीज। ठीक है। और यहाँ भी आपने लिख दिया वेरिएबल कॉस्ट में, क्योंकि ऊपर अभी जाएगा ना 120,000, 6% इंक्रीज। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट टोटल कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर लें वॉल्यूम से, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लें। और चूंकि 1,000 रुपी मिलियन कॉमन लेना है। ठीक है जी। अच्छा, इसको थोड़ा मुनासिब कर लेते हैं। कैसे करेंगे मुनासिब?
यहाँ तक किसी का कोई सवाल है पूछ लें। मैं अजान की बात करता हूँ, एक मिनट, अजान हो रही है फिर मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिश वाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल इल्मा वबिज़्निल इल्मा वबिज़निल इल्मा। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं बात को। वर्किंग कैपिटल पे कुछ आंसर आया तो मुझे बता दें आप लोग, फिर मैं सॉल्व कराना शुरू कर देता हूँ भाई। वर्किंग कैपिटल के लिए भाई मुझे बताओ, कुछ आंसर आया आपका, वरना भी मैं सॉल्व करा दूँ। बोलो, जैसे बोलोगे वैसे कर लेंगे। वर्किंग कैपिटल के लिए कॉपी कर लेते हैं, रेवेन्यू ये एज इट इज आ जाएगा। अच्छा जी, वही एयर 05 सही है। वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हमने पहले रेवेन्यू निकालना है। ठीक है जी। रेवेन्यू लिंक करा लेते हैं यहाँ से। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं रेवेन्यू के लिए, वो कह रहे हैं भाई वर्किंग कैपिटल कितना कह रहा है, जरा गौर से देखिएगा प्लीज। वर्किंग कैपिटल के लिए हमसे कह रहा है इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड मस्ट बी सफिशिएंट टू कवर 10% ऑफ द फॉलोइंग ईयर सेल्स। ऐसी एडजस्टमेंट बहुत दफा देख चुके हैं, वलीगा लिमिटेड में भी देख चुके हैं, बेसिक्स में उसके अलावा भी देख चुके हैं। तो कह रहे हैं भाई वर्किंग कैपिटल में हम निकाल लेते हैं, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, कितना पैसा वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करना है। पहले हम इन्वेस्टमेंट निकालते थे, याद करें। अगले साल की सेल का, अगले साल की सेल का 10%, अगले साल की सेल का, फॉलोइंग ईयर सेल्स, नेक्स्ट ईयर सेल्स। एयर जीरो के लिए एयर वन की सेल्स देखेंगे, एयर जीरो के लिए एयर वन की सेल्स देखेंगे, एयर वन के लिए एयर टू की सेल्स देखेंगे। ठीक है ना। कॉपी पेस्ट कर ले फॉर्मूले को। वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, इतना इतना वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। एयर टू की सेल से एयर वन का वर्किंग कैपिटल आएगा, एयर थ्री की सेल से एयर टू का वर्किंग कैपिटल आएगा, एयर फाइव की सेल से एयर फोर का वर्किंग कैपिटल आएगा। ये इन्वेस्टमेंट है, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इतना पैसा लगना होना चाहिए। ठीक है ना, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतनी कह रहा है। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट इतनी होनी चाहिए, वर्किंग कैपिटल, सॉरी वर्किंग कैपिटल बैलेंस इतना होना चाहिए, सॉरी इन्वेस्टमेंट नहीं बैलेंस, इतना वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। अच्छा हसन, आपके सवाल का जवाब यार मैं देता हूँ। हसन, आपने एपीवी हमसे पढ़ा नहीं है क्या, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। हाँ, क्योंकि हमने तो एपीवी के लिए बहुत पहले से बात करी हुई है। एपीवी में क्या बात की थी, याद करें। पहली क्लास में हमने एपीवी के कहा था कि एपीवी जो होता है ना, उसमें हम डिस्काउंट रेटेड के ही यूज करते हैं, वैक तो कभी यूज ही नहीं कर सकते, क्राइम हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वो तो एनपीवी में यूज करते हैं, एपीवी में तो कभी भी नेवर एवर नेवर एवर नेवर एवर। उसकी लॉजिक है ना कि बेस केस एनपीवी में हम अनगियर्ड एज्यूम करते हैं, और जितना भी डेट एलिमेंट है वो सारा भी फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स के थ्रू अलग से इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स के थ्रू अलग से इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। ठीक है जी। तो गड़बड़ हो जाएगी, क्राइम हो जाएगा। सही है ना, अगर आपने वैक पर डिस्काउंटिंग कर ली, नहीं पॉसिबल है भाई। अच्छा, वर्किंग कैपिटल बैलेंस में तो बड़ी मेहनत हुई है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी अब, कितना इन्वेस्ट करें भाई पैसा। इधर तो ये इतना ही इन्वेस्ट हो जाएगा, माइनस में लिखेंगे। फिर यहाँ डिफरेंशियल आ जाएगा, डिफरेंशियल समझते हैं, इजाफी एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल।
ठीक है ना, याद आ गया सन, चलो दैट गुड। कितना इंक्रीमेंटल इजाफी डिफरेंशियल 474 तक जाना है। अभी हमारे पास 338 है, हमें 474 तक जाना है, तक जाना है। इसको चाहो तो अभी से सही कर लो, चलो। ठीक है ना, 474 तक जाना है, 339 ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। तो इजाफी कितना है, एडिशनल कितना, एक्स्ट्रा कितना? बिल्कुल सीखना, बिल्कुल सीखना। एयर टू में कितना इन्वेस्ट करना है, एयर टू में इतना इन्वेस्ट करना है, कितना? एयर टू तक 622 तक जाना है, 622 तक जाना है, एयर टू के एंड में 622 तक जाना है। और हम एयर वन में कहां तक मौजूद है, 474 तक मौजूद है। 622 तक जाना है, 474 पे मौजूद है। 622 तक जाना है, 474 पे मौजूद है। तो कितना मजीद, कितना एक्स्ट्रा, कितना इजाफी, कितना इंक्रीमेंटल चाहिए? 148। और आखिरी साल क्या हो जाएगा, रिकवरी हो जाएगी। जितना भी आपने किया है, जितना भी पैसा आज तक लगाया है, वो सारा रिकवर हो जाएगा 960। ठीक है ना, जितना भी आपने पैसा लगाया माइनस के लिए कर दिया ताकि प्लस में आ जाए। और डायरेक्ट भी ये 960 उठा सकते थे। तो वर्किंग कैपिटल की फिगर हमारे पास आ चुकी है। वर्किंग कैपिटल की फिगर को मैं चाहूंगा पहले लिख दूं मैं, ताकि गड़बड़ ना हो जाए, भूल ना जाए। वर्किंग वाली बातें हम पहले लिख रहे हैं, ताकि एग्जामिनर को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, प्रॉब्लम ना हो, इशू ना हो हमारी वजह से। ये ऊपर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। ठीक है जी, चलेंगे, इसका काम निमट गया, इसको छोड़ देते हैं। अब स्ट्रक्चर पे वापस आते हैं, क्या रह गया स्ट्रक्चर में हमारे पास? ईयर टू, थ्री, फोर, फाइव। अच्छा, एसेट लिख लिया, नेट कैश फ्लो आ जाएगा। कम कर लें यहाँ से, बोल्ड बोल्ड कर देंगे इसको। नेट कैश फ्लो आ जाएगा। सब चीज़ें निपट गई, ठीक है ना भाई? कोई सवाल तो नहीं है किसी का? पूछ लेंगे, कोई सवाल है तो। डिस्काउंट फैक्टर लगा देंगे या वन आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू। बेस केस एमडीवी सम हो जाएगा इन सबका। 402.26 नेगेटिव, इसका हुलिया सही कर लेते हैं। ये लें जी, इसको ऐसे कर लेते हैं। मगर ये डिस्काउंट फैक्टर भी अजीब हो गया है। कोई बात नहीं, इसको यहाँ से सही कर लेंगे डिस्काउंट फैक्टर। ठीक है जी, ये देखें, रुपीज मिलियन में बात हो रही है, बेस केस एनपीवी निकाली गई थी। कॉपी कर लेते हैं ऊपर। अच्छा, इसको बोल्ड कर लेते हैं ये, ताकि याद रहे कि ये बोल्ड का मतलब है कि ये ऊपर से एडजस्ट होके आ रहा है। ठीक है जी, इसको हमने कॉपी कर लिया। ठीक है जी, बात समझ आ गई। आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट, ये देख लें सारा क्लियर है बात हमें। मुश्किल तो नहीं था अभी, अब कंप्लीट नहीं हुआ, एपीवी नहीं आया, बेस केस एनपीवी है, फाइनेंशियल सर्टिफिकेट से बात करनी है। कॉपी कर लेता हूँ मैं, के के बाद मैंने कुछ भी नहीं अभी तक कॉपी किया है। ठीक है जी।
पूछ ले कोई सवाल है तो यार। अनवांटेड एरिया क्रॉप कर दिया जाएगा ताकि कोई प्रॉब्लम हो। बेस केस एनपीवी आ गई 402 मिलियन हमारे पास, नेगेटिव में आ रही है जी, जहन में रहे, कोई बात नहीं, नेगेटिव में आ सकती है, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स, प्रेजेंट वैल्यू फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स हमें चाहिए। अच्छा, इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, चलें जल्दी से बता दें, याद करें। फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स में क्या क्या आता है, दो ही चीजें आएंगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट सेव्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इशू कॉस्ट की टैक्स सेविंग भी आती है मगर इधर नहीं आएगी, क्योंकि इशू कॉस्ट पे टैक्स सेविंग है ही नहीं, उसने मना कर दिया है। ठीक है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, इसका डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है। इस पे कुछ गड़बड़ की हुई है क्या आपने, थोड़ी सी गड़बड़ की हुई है। डिस्काउंटेड एट, नहीं बल्कि कह सकते हैं सही है, केडी पे डिस्काउंट होता है ये। वो केई पे होता है, केडी पे होता है, ठीक है ना, केडी पे होता है। केडी माइनस टी पे नहीं होता, केडी पे होता है, ग्रॉस पे होता है। क्योंकि जो मार्केट वैल्यू निकलती थी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट भी जो निकलता था वैक के अंदर, जब हम वैक पढ़ते थे उस वक्त मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकालते थे तो वो भी केडी पे निकालते थे ना यार। मार्केट वैल्यू निकालते थे डेट की, वो भी केडी पे निकालते थे, तो यहाँ भी पेरेंट वैल्यू निकली है, वहां भी पेरेंट वैल्यू केडी पे निकलती थी, डिस्काउंट फैक्टर केडी होता था, यहाँ भी डिस्काउंट फैक्टर केडी है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन में बात करूंगा, हमारी प्रेजेंटेशन थोड़ी लंबी होगी, आईके की प्रेजेंटेशन थोड़ी चेंज है, मगर कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब पहले तो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये निकालने के लिए पहले लोन ऑब्टेन कितने का किया है, ये डिबेंचर इशू कितने के किए। ग्रॉस, ये तो 1% नेट ऑफ इशू कॉस्ट था ना। अगर मुझे ग्रॉस निकालना है तो 0.99 से डिवाइड कर दूं, ग्रॉस आ जाएगा, ग्रॉस आ जाएगा, ग्रॉस आ जाएगा। 61 मिलियन की इशू कॉस्ट आ गई। ठीक है, ठीक है, ये लिखा हुआ था ना भाई, कहाँ लिखा हुआ था, ये रहा सवाल है। 1% इशू नेट ऑफ इशू कॉस्ट, ये लिखा हुआ, नेट ऑफ इशू कॉस्ट 6 मिलियन जो है वो नेट ऑफ इशू कॉस्ट, और इशू कॉस्ट कितनी है, 1%। ठीक है जी, बात समझ आती है, क्लियर है, बात क्लियर है। तो अभी अच्छा एक सवाल है, तो ग्रॉस जो डिबेंचर है वो 6061 का है, इसका मतलब है जो इंटरेस्ट लगेगा वो 6061 पे लगेगा। अच्छा, एक और बात उसने कही की थी कि ये डिबेंचर इशू हुआ है मार्केट वैल्यू पे। मेरा सवाल था कि इंटरेस्ट जो अप्लाई होता है वो मार्केट वैल्यू पे अप्लाई होता है या पार वैल्यू पे अप्लाई होता है, ये मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से पूछा भी था। जो इंटरेस्ट का सूद का रेट, सूद हराम है जी, हमने खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है, खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है। हाँ, ये जो सूद का रेट है, ये आप मुझे बता दो, ये 15% इसने लिखा हुआ है, ये पार पे लगेगा या मार्केट पे लगेगा, इस पे कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो क्या इसको मार्केट वैल्यू को पार वैल्यू पे कन्वर्ट कर सकते हो। ये 6061 इसका ना मार्केट वैल्यू है ना यार। पार वैल्यू डिवेंचर निकाल सकते हो। क्या मैं कह दूं मार्केट वैल्यू जो है डिवेंचर की वो 105% है। नॉमिनल वैल्यू कह लो, पार वैल्यू कह लो, फेस वैल्यू कह लो, एक ही बात है, एक ही बात है।
हाँ भाई निकाल सकते हैं आप लोग, निकाल लें। पार वैल्यू अगर एक्स है तो क्या मैं कहता हूँ 1.05 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6061। इक्वेशन बना के सॉल्व कर लूँ। एक्स इज इक्वल टू पार वैल्यू ऑफ डिबेंचर 6061 डिवाइड बाई 1.05 5772। थैंक यू वेरी मच, जबरदस्त। ठीक है, देखो ये मैंने इक्वेशन बना के सॉल्व कर लिया ना। अगर पावर वैल्यू एक्स है तो ये 1.05 एक्स हो जाएगा मार्केट वैल्यू। हम्म। ऐसे कर लो सॉल्व, चलो ऐसे कर लो सॉल्व। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो लगेगा, इंटरेस्ट पर एनम कितना हो जाएगा? 15% है ना रेट, सवाल में दिया मल्टीप्लाई करो। मैं थोड़ा लंबा तरीके से करा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो यार। आई के अपने छोटे तरीके से करें, मगर आप लंबे तरीके से कर लो। 866 मिलियन। और इस पे इंटरेस्ट, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट पर एनम। 1 साल का इंटरेस्ट रेट पे इस 1 साल पे टैक्स सेविंग कितना आएगा? 251 मिलियन। एन्युटी फैक्टर लगा दूं 5 साल का? अच्छा आप बोलोगे कि ये तो पार वैल्यू है, डिस्काउंट जो होता है वो तो केडी होता है। तो क्या सवाल में केडी गिवन है? एक सवाल है, क्या सवाल में हमारे को केडी गिवन है? हाँ, क्या सवाल में हमारे को केडी गिवन है? हम्म। केडी मार्केट रेट ऑफ डेट। हाँ भाई, जवाब दें। अब एक काम किया जा सकता है, मगर लंबी हो जाएगी कहानी। टाइम मार्क्स नहीं है, मुझे लग रहा है इतने। डिबेंचर देखो, एक बात तो तय है, ये बात समझ आ रही है कि नया डेट 15% पे इशू हुआ है। देखो प्लीज ये बात समझ लो, छोटी सी बातें हैं मगर गलत नहीं होनी चाहिए। 15% पे डिबेंचर इशू हुआ, ये बात समझ आती है। ये बात भी समझ आती है कि 15% डिबेंचर जो है वो, जो 15% रेट है वो कूपन रेट है। कूपन रेट मार्केट वैल्यू पे नहीं लगता, पार वैल्यू पे लगता है। ये बात समझ आती है कि 6,000 जो है वो नेट ऑफ टैक्स था, इसको ग्रॉस अप कर दिया ताकि हमारे पास बड़ी फिगर आ जाए, जो कि 6061 आ गई, जो कि मार्केट वैल्यू पे इशू हुआ। भाई कहीं लिखा हुआ था मार्केट वैल्यू पे इशू हुआ। अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मार्केट वैल्यू पे इशू हुआ था तो मैंने पार वैल्यू निकाल ली। मैंने पार वैल्यू निकाल ली डिवाइड बाय करके। अब आखिरी एक चीज रह गई कि एन्युटी फैक्टर लगाने के लिए मुझे चाहिए केडी। क्या केडी गिवन है? केडी क्या होता है? कॉस्ट ऑफ डेट, करंट कॉस्ट ऑफ डेट। क्या लें केडी? दो रास्ते हैं मेरे पास केडी लेने के। ओ भाई, रिस्क फ्री रेट केडी नहीं होता यार, अल्लाह माफ करे। ये अपने जहन से सोच निकाल दो, पता नहीं कहाँ से ही सोच आ गई है। रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेट केडी पूरे कोर्स में मैंने एक जगह करवाया है, जहां उसने खुद अपने मुंह से बोला कि भाई रिस्क फ्री रेट केडी। अगर कुछ नहीं कहता तो आप खुद से एज्यूम नहीं कर ले। सर मैंने अजम्पशन ले ली, गलत अजम्पशन है, बेकार अजम्पशन है, रॉन्ग अजम्पशन है, और कोई वर्ड में यूज नहीं करना चाहता, वैसी अजम्पशन है। ठीक है ना? इंटरेस्ट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ डेट भाईजान ये रिडीमल केस में नहीं होता, ये इरिडीमल में होता है। अगर केडी निकालना है, इंटरेस्ट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, ये इरिडीमल में होता है। ये इरिडीमल डेट है ही नहीं, ये तो रिडीमल डेट है। क्या करें? अब दो तरीके हैं मेरे पास। एक रास्ता ये है कि मैं एज्यूम कर लूं कि जो हमारा 15% है यही हमारा केडी भी है, यही हमारा केडी भी है। कैसे? वो पता है ना, वो सुना है वो तुमने, कि नया डेट जो इशू होता है वो उस पे होता है, किस पे होता है? नया डेट जो इशू होता है वो मार्केट रेट पे होता है। ये सुना है ना, नया डेट जब इशू होता है मार्केट रेट पे होता है। तो आप 15% में काम कर सकते हो। और अगर दिल चाह रहा है, थोड़ी टाइम है पेपर में, थोड़ा मौका है पेपर में आपके पास, अगर
थोड़ी मेहनत करना चाहते हो पेपर में, तो फिर एक और काम भी कर सकते हो। वो क्या? वो क्या? हम्म एक और काम भी कर सकते हो पेपर, अगर दिल है मेहनत करने का। क्या? आईआरआर निकाल लो। हाँ, आईआरआर निकाल लो। अच्छा, मगर एक मसला है। वो मसला ये है कि आईआरआर कैसे निकालोगे? मार्केट वैल्यू पता है? हाँ पता है, 105%। पता है 105%। पार वैल्यू पता है? पार वैल्यू पता है 15%। 15% कूपन रेट, मतलब सॉरी, पार वैल्यू पता है? पार वैल्यू पता है 100 है। 1000 भी ले सकते हो। 1000 भी है यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू। तो आईआरआर निकाल लें क्या? निकाल लेते हैं आईआरआर, क्या हुआ, कोई मसला थोड़ी है। आईआरआर निकालने के लिए क्या चाहिए? इंटरेस्ट। अच्छा, ये आईआरआर किस लिए निकालना है? केडी वन माइनस टी के लिए निकालना है या ये केडी के लिए निकालना है? जवाब दें। ये आईआरआर जो निकालना है, ये केडी के लिए निकालना है या केडी वन माइनस टी के लिए निकालना है? जवाब दें। इस बार आईआरआर के पीछे नीयत क्या है? नीयत क्या है? रीजन क्या है? वजह क्या है? केडी है, नॉट केडी वन माइनस टी, नॉट केडी वन माइनस टी। तो इसीलिए मुझे बताओ, अब मैं इंटरेस्ट जो है, दैट्स वाई मैं क्या लूंगा? इसीलिए मैं इंटरेस्ट कौन सा लूंगा? इसीलिए मैं इंटरेस्ट कौन सा लूंगा? बिफोर टैक्स लूंगा या आफ्टर टैक्स लूंगा? इंटरेस्ट बिफोर टैक्स लूंगा या आफ्टर टैक्स लूंगा? जल्दी बता दो यार। क्योंकि मेरी नीयत देखो, नीयत देखो, नीयत देखो। नीयत देख के फैसला करो, रट्टा नहीं लगाओ, रट्टा नहीं लगाओ। इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट बिफोर टैक्स कितना? 15% ना? ठीक है। बात समझ आ रही है? ठीक है, चलो। क्लास को लिख दिया मैंने। 1000, 100 भी ले सकता हूँ पार वैल्यू। 100 ले लूं? 100 भी लेके कर सकते हैं मसले। अब आप कहोगे नहीं सर 1000 लिखा है, नहीं 100 लेके करना है, 100 लेके कर लो यार। कोई टेंशन की बात नहीं है भाई। समझिए, कोई टेंशन वेंशन की बात नहीं है, आप 100 लेके भी कर सकते हो यार। 1000 लेके भी कर सकते हो, जो अच्छा लगे यार कर लो, मगर कंसिस्टेंट रखना। ठीक है। इंटरेस्ट 15 आ जाएगा, ईयर 1 से 5। अच्छा, पहले क्या लिखते थे? पहले ये नहीं लिखते थे ना? इंटरेस्ट पहले आ जाएगी मार्केट वैल्यू, 105% माइनस में इंटरेस्ट आता था, फिर रिडेम्पशन आती थी। अच्छा, अब एक मसला है, रिडेम्पशन 2030 में होगी, मगर एक मसला है, बताया हुआ नहीं है रिडेम्पशन पार पे होगी नहीं होगी। कुछ बताया हुआ है? कुछ बताया हुआ है? रिडेम्पशन कितने पे होगी? हाँ। अब एज्यूम कर रहा हूँ मैं पार पे होगी, मगर वैसे बताया हुआ नहीं है। तो एक वजह ये भी है कि मैं चाहूँ तो मैं एक डायरेक्ट अजम्पशन में जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास रिडेम्पशन अवेलेबल नहीं है ना, बताया हुआ नहीं है। तो मैं आईआरआर पे कैसे जाऊँ? अजम्पशन ले लूंगा तो मैं पार पे होगा। ठीक है, एक एक तरीका तो ये है, देखना प्लीज। आईआरआर निकालना में आता है, कोई मसला नहीं है। आप लोग निकाल लोगे यार। आप ईयर 1 से 5 ले लेना इसको, ये ईयर 0 पे हो जाएगा। ठीक है ना? ये ईयर 1 से 5 पे हो जाएगा, ये 5 पे हो जाएगा। ठीक है, ये ईयर आ गया, ये कैश फ्लो आ गया, डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंट फैक्टर एक और कर लोगे, प्रेजेंट वैल्यू, फिर आईआरआर निकाल लोगे। ठीक है, एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है। मगर दूसरा तरीका ये है, चूंकि रिडेम्पशन अवेलेबल नहीं है ना, तो आप डायरेक्ट फिर एक और काम भी कर सकते हो दुनिया में। एक और काम भी कर सकते हो, शॉर्टकट लगा सकते हो। शॉर्टकट क्या लगा सकते हो? कि आप ये कह सकते हो कि यार, सिंस
since there is no information और रिडेम्पशन ईयर तो पता है, 5 साल है। वी कांट कैलकुलेट IRR एक्यूरेटली। तो अब क्या करें? IRR भी नहीं निकाल सकते, तो अब एक शॉर्टकट बताओ फिर क्या करें, जवाब दो जल्दी से, जो लोग लाइव में हो यार, देखो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश करने की। अगर आप IRR नहीं निकाल सकते हो तो फिर आप किसको केडी ले लोगे? ओ भाई, रिस्क फ्री रेट को नहीं लेंगे, रिस्क फ्री रेट को नहीं लेंगे, ये बात समझ में रहा, रिस्क फ्री रेट को नहीं लेंगे, फिर किसको केडी ले लोगे? अगर रिडेम्पशन वैल्यू नहीं है डिबेंचर्स की तो हम किसको केडी ले लेंगे? ऑब्वियसली कितने कितने परसेंट को? अब मुझे बताओ क्या करें, हम इस assumption से चलें या हम यहाँ पे रिडेम्पशन वैल्यू डाल के 100 डाल के IRR निकाल लें? आपको क्या लगता है? आप मुझे बताओ, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, ऑलरेडी काफी टाइम लग गया इस सवाल में। मुझे कोई इशू नहीं है, मेरे लिए क्या मसला है, एक्सेल पे IRR निकाल दूंगा, टाइम की कोई कैद थोड़ी है। बताओ, जो लोग लाइव में हो जवाब तो दो। हसन क्या कहते हो? हुजैफा क्या ख्याल है? हम्म। IRR निकालना कोई इशू नहीं है, 10% ले लो एक एक रेट यहाँ पे। सही है, ये 1 हो जाएगा, ये 3.79 1 हो जाएगा, ये 0.62 1 हो जाएगा, डिस्काउंट फैक्टर मुझे 10% के याद है। मगर उसमें एक assumption हमने ले लिया कि ये 100 पे रिडीम हो रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो रेट बढ़ाना पड़ेगा। 20% ले लो, 20% ले लो, 20% में क्या हो जाएगा? ये 1 ही रहेगा। ये कैलकुलेटर में निकाल लो, 1/1.2 की पावर 5, 2.99। 0.402। कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करना है, ये ना हो कि आप उससे मल्टीप्लाई कर डालो। प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करते ना, कैश फ्लो से करना है भाई। 19.95 IRR निकाल लो। ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, जो अच्छा लगे हसन। देखो मैं तो इसीलिए दोनों करा दिए, आपको ये अच्छा लग रहा है आप इस पे चले जाओ, क्योंकि देखो डेटा नहीं है ना, तो एग्जामिनर को मार्क्स काटने नहीं चाहिए उसूली तौर पर। और अगर आप कहते हो कि नहीं यार, मतलब मुझे तो उस पे जाना है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। इसको मेरे ख्याल से पहले रखा जाए, क्योंकि डिस्काउंट फैक्टर नहीं है ना हमारे पास। IRR निकाल लेते हैं, IRR कैसे निकलता है? X+Y इंटू A/A-B। ठीक है ना? IRR निकल जाएगा, 10% +10%। कितना आ रहा है? 14.11। ये अब आईकेप से हमारा इख्तिलाफ है, आईकेप ने नहीं किया है कैलकुलेट, जो मैं आपसे कहता ना आईकेप से इख्तिलाफ भी है, कि मैं खामोश भी हो गया था। मैंने कहा यार क्या करें, आईकेप से टक्कर ले लेते हैं, कॉन्सेप्ट की बात है ना भाई। मगर शॉर्टकट भी चल सकता है, ठीक है। अच्छा चलो, कितना आ गया? ये सही कर लेना तुम लोग, 14.11 कह रहे हो, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ। 14.11%, 14% कर लेते हैं।
तो केडी 14% हो गया। ठीक है जी। केडी हमारा कितना हो गया? 14%। अच्छा, अब वो निकाल लो। इसके लिए हमने पूरी वर्किंग की थी। एनुअलिटी फैक्टर आ जाएगा 14% पे, 14% पे आएगा, 15 पे नहीं आएगा, 14% पे आएगा। ठीक है, जल्दी से निकालें। 14% में क्या आएगा एनुअलिटी फैक्टर? 3.433। तो पेरेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट सेव्ड 251 ये रहा। 3.433। 861, 862 कर लेते हैं। ठीक है जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट सेव आ गया। और फाइनली फाइनली कंक्लूड करने का टाइम आ गया है। ये लाइन इन्फॉर्मेशन मैं उड़ा रहा हूँ, इस इन्फॉर्मेशन की भी ज़रूरत नहीं है। तो बेस केस एनपीवी में दो चीज़ें आ जाती हैं, वो प्रेजेंट वैल्यू फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स में। इंटरेस्ट सेव 862, और इशू कॉस्ट हमने निकाली हुई 61। ये आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स। 801। और इसमें ऐड कर दें क्या? इसमें आप ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे? इसी में आप ऐड कर दें पेरेंट वैल्यू और बेस केस एनपीवी, जो कि हमने पहले निकाल दी। कितनी आई थी बेस केस एनपीवी? नेगेटिव में आई थी ना, 402 आई थी नेगेटिव में। एपीवी आ जाएगी। चले जी, मजा आया, कुछ आसान लगा। ए पार्ट कंप्लीट हुआ, अभी बी पार्ट बाकी है। कितना आ रहा है? 399 आ रहा है। आई कैप से मैच नहीं करेगा आंसर। मैंने वजह बता दी क्यों नहीं करेगा। ठीक है ना, आई कैप से मैच नहीं करेगा। वजह मैंने बता दी आपको कि आई कैप थोड़ा डिफरेंट चल रहा है। ठीक है जी, इसको मैं नोट कर लेता हूँ अपने पास। ए पार्ट हमारा खत्म हुआ। तो अब प्रोजेक्ट कंटिन्यू होना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव में आ रहा है, इसलिए कंटिन्यू होना चाहिए। पॉजिटिव में आ रहा है ना, इसलिए कंटिन्यू होना चाहिए। नेगेटिव में आ रहा होता तो मना कर देते हैं। ओह नो। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। ये रह गया था, प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। अरे लिख नहीं रही। प्रोजेक्ट ड्यू टू पॉजिटिव ओवरऑल। ठीक है जी, कह सकते हैं प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लो यार। टेंशन की बात नहीं है, थोड़ी सी टेंशन की बात थी, क्योंकि वैसे मैं समझता हूँ थोड़ी टेंशन की बात है मगर इतनी ज्यादा इसलिए नहीं है कि चलो ओवरऑल पॉजिटिव आ गया है, कह सकते हैं जाने दो। मगर वैसे थोड़ी टेंशन की बात है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो है वो गड़बड़ हो रही है। सही है ना।
अच्छा, इसको मैं ज़रा नोट कर लूँगी, रह जाएगा वरना। ठीक है जी, अब क्या रह गया हमारे पास? पार्ट बी रह गया, ईपीएस और गेनिंग। इसमें एक छोटी सी चीज़ है जो मुझे आपको बतानी है, बाकी सवाल तो बहुत आसान सा है। टाइम भी बड़ा कम रह गया हमारे पास क्योंकि नमाज का टाइम होने वाला है। बट चले हम। ठीक है जी, ए पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। हम बी पार्ट पे जा रहे हैं। अच्छा, अब बी पार्ट जल्दी से देख लेते हैं क्या कह रहा है। Evaluate the impact of the project on the earnings per share figures over the duration of the project and the gearing ratio। अच्छा, अर्निंग पर शेयर एक निकालनी है या हर साल की निकालनी है? ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट 5 साल का है। अर्निंग पर शेयर एक निकालें या 5 निकालें? प्लीज यार पार्टिसिपेट करें ना, देखें क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी को पढ़े ना जरा। अर्निंग पर शेयर फिगर्स, फिगर्स, ES। आप मेरी बात समझ रहे हैं? फिगर्स। ठीक है, एवरी ईयर। मगर गेयरिंग के बारे में क्या कह रहे हैं? एंड द गेयरिंग रेशियोज कह रहे हैं, नहीं। एंड द गेयरिंग रेशियो, रेशियो बेचारा सिंगल है, सिंगल है आपकी तरह। ठीक है, मजाक कर रहा हूं मैं, खैर सीरियस नहीं होइएगा। तो कहने का मतलब है कि अर्निंग पर शेयर फिगर्स, डोंट टेक इट सीरियसली प्लीज। हाँ, जो लोग रिकॉर्डिंग वाले हैं उनसे भी मैं बात कर रहा हूँ। बोला यार सर ये क्या बातें कर रहे हो आप, सुकून में हो वैसे, पता है, खैर सिर्फ पढ़ाई की टेंशन है। अच्छा, तो एक आगे अर्निंग पर शेयर फिगर, दूसरा गेयरिंग रेशियो। रेशियो, रेशियो का मतलब है सिर्फ एक रेशियो, ठीक है। अच्छा, अब निकाल लेते हैं अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए मसला ये है कि भाई अर्निंग पर शेयर का डेटा कहाँ है सवाल में? अर्निंग का डेटा, इक्विटी बीटा दिया हुआ था। अच्छा, ये इंडस्ट्री बीटा ये क्यों दिया हुआ था कि वेटेड बीटा निकाल लेते हैं? भाई वेटेड बीटा नहीं निकलेगा, ये भी सुन लो। कुछ लोगों के ध्यान में ये वसवसा शैतानी ख्याल आएगा कि सर वेटेड बीटा निकाल लेते हैं ना यार, क्या जरूरत थी? वेटेड बीटा निकाल के काम करते, तो वेटेड बीटा सुन लो, वेटेड बीटा गलत हो जाएगा। क्यों? वेटेड बीटा उस वक्त होता है जब मर्जर इक्वेशन हो रहा हो, जब दो कंपनियां मर्ज हो रही हो। यहाँ दो कंपनियां मर्ज नहीं हो रही, हमने एक प्रोजेक्ट लगाया है। आप मेरी बात समझ रहे हो? देखो, वेटेड बीटा का मैंने बिल्कुल पढ़ा है, TTL BTL समर 2018 ट्यूलिप टेक्सटाइल लिमिटेड, विंटर 2017 CTL लिमिटेड। उसके अलावा एक और कोई सवाल है 2021 का आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 22 का, 21 का आई गेस। तो वहां भी हमने वेटेड बीटा की बात की। मगर मेरा पॉइंट समझे कि भाई वेटेड बीटा की जरूरत उस वक्त पेश आती है जब हम किसी को एक्वायर करो, जब मर्ज एंटिटी बन रही हो। है ना, ये ख्याल आया था ना, जब मर्ज एंटिटी बन रही हो, मर्ज एंटिटी थोड़ी बन रही है जब एक्वायर और टारगेट मर्ज हो रहे हो, जब कंसोलिडेशन हो रही हो। यहाँ तो ऐसा ही नहीं, प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है, सिंपल एक प्रोजेक्ट है ना। इसीलिए वैक में कभी आपने वेटेड बीटा नहीं देखा, हमेशा आपने वेटेड बीटा देखा मर्जर इक्विजिशन में। तो ये भी मैंने कहा वसवसा शायद आपके जहन में आएगा, ख्याल आएगा, इसको भी हमें दूर करने की जरूरत है। अच्छा, ईपीएस दिया हुआ है भाई, प्रोजेक्टेड फॉर द ईयर, करंट ईयर का ईपीएस बता दिया 340। नंबर ऑफ शेयर ऊपर हमें पता है 8,000 डिवाइड बाय 100, ये मैंने पहले ही निकाला था, 80 मिलियन। तो अगर मैं आपके लिए अगले पार्ट पे, इसको अगले पेज पे करते हैं यार, नहीं इसी पे करेंगे, किसी वजह से मैं यहीं पे करा रहा हूँ। ठीक है जी, क्वेश्चन 5B। करंट ईपीएस 2025 कितना दिया हुआ है ईपीएस? 340। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? पहले निकाल चुके हैं, 80 मिलियन। तो करंट अर्निंग्स कितनी हो जाएंगी? रिवाइज ईपीएस निकालना है ना, तो करंट अर्निंग होनी चाहिए ना यार, ना कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दूं अगर टोटल अर्निंग निकालनी है? करंट टोटल अर्निंग्स, ये एस्टिमेटेड है, फोरकास्टेड है, मगर चलेगा। 27,200। अच्छा, बहुत आसान है, हमें हर साल का ईपीएस निकालने का कोई मसला नहीं है, गौर से देखिएगा। अच्छा, ईपीएस में अर्निंग्स पर शेयर में प्रॉफिट आता है? प्रॉफिट आता है ना, कैश फ्लो तो नहीं आता। अब इसको गौर से देखना, ये इतनी मेहनत से सारा काम किया था, ये देखो काम आएगा अभी। ये प्रॉफिट तो निकाला हुआ नहीं है हमने क्या? ये रहा टैक्सेबल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट में एक मसला है, बस बता दो क्या, छोटा सा मसला है, ये प्रॉफिट इस्तेमाल नहीं हो सकता। इस प्रॉफिट में मसला है, बताओ क्या? इस्तेमाल नहीं हो सकता, जल्दी बता दो।
प्रॉफिट में हमारा क्या मसला है? ईपीएस में हम सारा प्रॉफिट कंसीडर करते हैं, सारे एक्सपेंसेस कंसीडर करते हैं, डेप्रिसिएशन भी कंसीडर करते हैं, हमने तो किया डेप्रिसिएशन कंसीडर, फिर क्या मसला है? फिर क्या मसला है? हमने ये सवाल में डेट से फाइनेंस किया है, डेट से फाइनेंस किया है, क्या इसमें इंटरेस्ट माइनस हुआ हुआ है? जवाब दो। क्यों नहीं हुआ हुआ? इंटरेस्ट का इंपैक्ट अलग से ले लिया फाइनेंशियल साइड इफेक्ट्स में, इंटरेस्ट इसमें नहीं आता कैश फ्लो में, मगर क्या इंटरेस्ट प्रॉफिट में आता है? यस। क्या करें? अरे टेंशन की बात नहीं है भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है हमारी, ये टैक्सेबल प्रॉफिट तुम्हारे पास है, टेंशन की बात ही नहीं है। क्या करो इसको, ये टैक्सेबल प्रॉफिट को यार बाकी सब मैं मिटा दूं? बोलो, बाकी सब मैं डिलीट कराऊं? सर आप डिलीट करो, हमारा क्या होगा? टेंशन की बात ही नहीं, डिलीट करने दो यार। इसको कॉपी करो, इसको यार वो हो जाता है वैल्यू, वैल्यू में कैसे आएगा ये यार पता नहीं। चलो ये हो गया, एज अ वैल्यू पेस्ट हो गया, चलो जान छूटी मेरी। अभी ऊपर का भी मुझे नहीं चाहिए भाई, ये ऊपर का भी हटा दे भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। टैक्सेबल प्रॉफिट मेरे पास है, इसमें डेप्रिसिएशन वगैरह सब कंसिडर हो गया। क्या मैं कह दूं ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है? क्या मैं कह दूं ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है? मेरी बात समझ आ रही है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें टैक्स माइनस नहीं हुआ था, ये देखो, ये देखो टैक्स बाद में आया था, ये देख रहे हो टैक्स बाद में आया था। मैं टाइम बचा रहा हूँ ना यार। एयर जीरो, जीरो हटा दो, जीरो की जरूरत नहीं है, जीरो की जरूरत नहीं है, मैं आगे के सालों का निकालने, करंट तो दिया हुआ है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, ये थोड़ा ब्रेव स्टेप है, पेपर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तो इंटरेस्ट पर एनम कितना आया था हमारा? हमारे पास इंटरेस्ट पर एनम क्या था? डिलीट ही नहीं होता यार, ये पता नहीं क्या चक्कर है, डिलीट क्यों नहीं होता ये तो। उल्टा सीधा शॉर्टकट में लगाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, वरना ये फिर नाराज हो जाता है सॉफ्टवेयर हमारा। अच्छा इंटरेस्ट हमने निकाला था, पर एनम कितना था यार? ये रहा ना, ये रहा 866, याद आया? बस जल्दी जल्दी खत्म करना है, अजान हो रही है, मगरिब की टाइम नहीं है हमारे पास। 866, एक हर साल सेम ही रहेगा ना? पीबीआईटी या पीबीटी आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, पीबीटी और एलबीटी कह दो, और लॉस बिफोर टैक्स। अरे बाबा, ऐसे नहीं करो हमारे साथ, टाइम कम है हमारे पास, पेपर में भी सीखना होगा, आखिरी सवाल होगा ये, टाइम कम होगा हमारे पास। प्लस कर लेते हैं, लॉस बिफोर टैक्स, इस पे टैक्स लगा दो। ठीक है जी। नहीं इशू कॉस्ट यार ईपीएस में नहीं लिखो, देखो ईपीएस ना अगले सालों का होता है, हमें आगे के सालों का ईपीएस निकालना है ना। तो ये जो ईयर जीरो पे कहानी है, डेप्रिसिएशन है, इशू कॉस्ट है, इसको हटा देंगे, वन ऑफ है वैसे भी। इशू कॉस्ट ईयर जीरो पे आएगी ना, ईयर वन में तो नहीं आएगी। अच्छा सवाल किया ऐसा ना आपने, मगर हम नहीं रखेंगे इसको ना। सही है, हमें ये ईयर वन ऑनवर्ड चल रहा है ना, इस वजह से। और सब मार्क्स भी कोई बहुत ज्यादा इसमें नहीं दिए यार। अच्छा तो P80 आ जाएगा, P80, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेगेटिव में आ रहा है, कोई बात नहीं, लॉस होगा तो क्या होगा, लॉस है कोई बात नहीं। अरे भाई तो नाराज जल्दी हो जाता है हमसे। बोल्ड नहीं करा अभी, बोल्ड नहीं करा, जो नहीं करे नहीं करे। अच्छा ये आ गया P80, ये P80 इंक्रीमेंटल कह लूं, इंक्रीमेंटल इजाफी एक्स्ट्रा एडिशनल। अच्छा करंट अर्निंग्स ऐड करनी पड़ेंगी अगर मुझे रिवाइज ईपीएस निकालना है। करंट अर्निंग्स, अर्निंग मतलब ये ऑलरेडी पैट है, ये ऑलरेडी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है, एग्री करेंगे, जो अर्निंग्स होती है वो ऑलरेडी नेट ऑफ टैक्स होती है यार। 27,200,
सॉफ्टवेयर पे हाथ सेट हो जाएगा तो आपको टेंशन नहीं होगी इतनी। अच्छा, अब रिवाइज अर्निंग निकाल लेते हैं। ये डिलीट करने का सीन होगा, मगर मैं अभी टाइम नहीं है तो मैं इस पर इतना ज़्यादा इस पर वो नहीं करा। रिवाइज अर्निंग आ जाएंगे, दोनों को ऐड कर लें। ठीक है जी, ये लें। अच्छा, अर्निंग अब नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दें। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 80 मिलियन थे मेरे ख्याल से। ये ऊपर लिखे हुए भी हैं। नंबर ऑफ शेयर 80 मिलियन। ये रहे 80 मिलियन। वो हाइड भी कर सकते हैं ना। हाइड करके देखूँ मैं। देखते हैं, हाइड करना ही है। हाइड करने का ऑप्शन भी नहीं दे रहा। अच्छा चलो छोड़ो यार, टेंशन नहीं है, इसको बाद बाद में देखेंगे यार। अच्छा, ये कितना हो गया? नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर लेते हैं खाली हम। नंबर ऑफ शेयर 80 मिलियन थे, तो रिवाइज ईपीएस आ जाएगा। 338। और डिफरेंशियल इंक्रीमेंटल ईपीएस कितना हो जाएगा? इंक्रीमेंटल निकालने के लिए 340 से एडजस्ट कर लेता हूँ इसको। चेंज इन ईपीएस। चेंज इन ईपीएस निकाल लेते हैं। चेंज इन ईपीएस 340, करंट -340। 340 है ना भैया अभी? लो जी, 2 से डिक्रीज हो रहा है और बाकी सालों में बढ़ रहा है। क्लियर है बात हमें? परेशानी तो नहीं है भाई? गेम समझ में आई आपको? चलो जी, ये लो जी, ईपीएस वाली वर्किंग भी हम कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है जी, ईपीएस वाला समझ आ गया, आसान था। चेंज इन ईपीएस कह रहा था ये। बता दो क्या है, रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं एक दफा वापस से। इवेलुएट दी प्रोजेक्ट ऑन द अर्निंग्स पर शेयर ओवर द ड्यूरेशन एंड द गियरिंग। गियरिंग निकालनी है, गियरिंग बहुत आसान थी। गियरिंग का फॉर्मूला क्या होता है? गियरिंग का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। या फिर दूसरा एक और फॉर्मूला भी होता है, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। कौन सा यूज करें? कौन सा अच्छा लगता है आपको? कौन सा अच्छा लगता है, आप बताओ। ये अच्छा लगता है या फिर ये अच्छा लगता है? हाँ, जल्दी जल्दी बताओ। डेट प्लस इक्विटी अच्छा लगता है, चलो ठीक है, फिर ये यूज कर लेते हैं। अच्छा, मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू? बीएफडी में ज्यादा प्रेफरेंस किसको दी जाती है? ठीक है, हमने मार्केट बुक वैल्यू पे भी किया है, मगर हमारे हमसे पूछे हमारी ख्वाहिश क्या है। बीएफडी ज्यादा किस पे चलता है? ज्यादा ज्यादा बीएफडी। एग्जिस्टिंग तो बहुत आसान सी, हमने ऊपर देखी थी ना। ये वर्किंग निकालते हुए, डिस्काउंट फैक्टर निकालते हुए देखा था ना, ई और डी की फिगर। ये रहा, ई और डी ये रहा हमारे पास। ई और डी हमारे पास था ना, ये कॉपी कर लो, चलो कोई बात नहीं। ये विद इन बॉक्सेस भी कॉपी हो जाता है। एग्जिस्टिंग गियरिंग आ गई। 42,000 डिवाइड बाय डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी ना। कितना आ रहा है देखो, चेक करो। इंटू 100 कर देना, चलो। जल्दी जल्दी बताओ, परसेंटेज में क्या बना भाई? हमारा क्या बना? एग्जिस्टिंग कितना बना है? बस नमाज का टाइम हो गया, खत्म कर रहे हैं यार। 37%। और रिवाइज निकाल लेते हैं। रिवाइज गियरिंग के लिए जल्दी से चलते हैं, फाइनली खत्म करते हैं बात को। तो रिवाइज डेट कितना हो जाएगा? रिवाइज डेट कितना हो जाएगा? वो नया डेट इशू किया था ना, भूल गए क्या? 6061 का नया डेट इशू किया था तुमने। 6061 का नया डेट इशू किया था ना आपने भाई। रिवाइज इक्विटी कितनी हो जाएगी? अच्छा, अब ये सुन लो, ये इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट पे, फिर मैं क्लास एंड करूँ, फिर एंड करूँ।
भाई इक्विटी रिवाइज में ना यार, ये ध्यान में रखना, एक दफा हमने सवाल किया था जालिब लिमिटेड, किसी को याद है जालिब लिमिटेड, 2008 समर, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, जालिब लिमिटेड। वहां हमने एक काम किया था, इक्विटी के अंदर एनपीवी को ऐड किया था, किसी को याद है? एनपीवी को ऐड किया था उसमें, जालिब लिमिटेड में। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में बताया था मैंने, ये भी कहा था कि नॉर्मली सवालों में गिवन ही नहीं होता एनपीवी वगैरह, सवाल खत्म ही हो जाता है, इसलिए हम कुछ नहीं करते। मगर इस सवाल में हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो इसमें हम ये काम करेंगे, करेंगे करेंगे, ठीक है जी, ये ध्यान में रहे, इसमें चूंकि एनपी एपीवी गिवन है इसलिए हम करेंगे ये जालिब लिमिटेड से। आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है, ये हो गया 48061। नमाज का भी टाइम हो गया है, 48061। ये पेपर में परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, ये सवाल दिखने में मुश्किल लग रहे थे, मगर मेरा नहीं ख्याल कि इन सवालों में कोई मसला था। अब आप पेपर में जाओगे तो कॉन्फिडेंस से जाओगे, कॉन्फिडेंस से जाओगे। ठीक हो गया जी। बाकी यार ये बातें अगर समझ आती हैं, अच्छी लगती हैं, इजी लगती हैं, तो आप और लोगों से भी शेयर कर सकते हो सकता है उनका भी भला हो जाए। 40% गेयरिंग आ रही है जी अब, इतना फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, आप नहीं भी रखोगे तो 40% गेयरिंग आ रही है। स्लाइड चेंज इन ईपीएस एंड गेयरिंग इज नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है जी, चलें, अपना ख्याल रखिएगा प्लीज, दुआ में याद रखिएगा खास तौर पे मुझे। ठीक है जी, सबको दुआओं की ज़रूरत है, आपको भी दुआओं की ज़रूरत है, मुझे भी दुआओं की ज़रूरत है, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी फरमाए, सबको कामयाब फरमाए। बाकी बस पैनिक नहीं करना है आपने। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि एक अच्छी तैयारी से जाएंगे तो आपका रिजल्ट आपके फेवर में होगा। बीएमडी बड़ा ब्लेस्ड पेपर है, लास्ट में बस मैं यही कहूँगा। मगर इस बार जो अटेम्प्ट आने वाली है, मुझे ऐसा लगता है समर, दिसंबर 25, वो विंटर 25। मुझे नहीं पता, मैं एग्जामिनर नहीं हूँ, मगर मेरा एक अंदाज़ा कहता है शायद ये वाली अटेम्प्ट अबव एवरेज आए। तो प्लीज़ तैयारी अबव एवरेज करके जाइएगा, कोई चीज़ छोड़ के नहीं जाइएगा, हर चीज़ कवर करके जाइएगा। मैं क्वेरीज को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन होती है, प्रॉब्लम होती है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी क्वेरी को रिस्पॉन्ड कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे टच में रहेंगे, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए। आमीन। नमाज का टाइम हो गया है, नमाज के लिए निकले आप भी, और दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।